नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से आपकी दोस्त और होस्ट। अब तो आप लोग काफ़ी समय से हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े हुए हैं, तो आपको भी इंतज़ार रहता होगा कि इस हफ्ते क्या टॉपिक आ रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आप देख चुके हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, और इसके लिए बने रहिए क्योंकि बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन क्या होता है, या इसे क्या कहते हैं? तो कभी भी आप गर्भ धारण करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसी है ना, आप अक्सर डॉक्टर बोलती होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका मायने क्या होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे 3 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के 3 महीने। तो इसको मिला के तीनों 9 हो जाते हैं। तो हमने पहले 3 महीने में गर्भपात कैसे करा जाता है, ये पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं देखा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन को नीचे जाके देख लीजिएगा, वीडियो को जाके, और लिंक मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, उससे आप देख सकते हैं। तो हम आज दोस्तों बात कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, यानी कि आपके तीसरे महीने से 6 महीने तक का अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहते हैं। तो ये इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, और इसमें क्या-क्या जांचें होती हैं, और इसमें कैसे करा जाता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो बने रहिएगा। तो ये कब करा जाता है, क्या-क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं, मतलब ये हमें कब करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ है, किसी कारणवश बच्चे की धड़कन बंद हो गई है 3 महीने के बाद, जो कि बहुत कम होता है कि 3 महीने के बाद बच्चे में धड़कन अचानक से रुक जाए। तो ये काफ़ी टाइम उन दंपतियों में देखा जाता है जहाँ रिकरेंट अबॉर्शन होता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, जहाँ बार-बार गर्भपात हो रहा है, या फिर उनमें देखा जाता है जहाँ पे कंsanguinity ऑफ मैरिज है, यानी कि आपस में शादियाँ। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे आपस में शादी होती है, तो वहाँ पे भी किसी जेनेटिक कारण की वजह से बच्चों का अबॉर्शन हो जाता है, और वो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो सकता है। फिर तीसरा कारण होता है कि बच्चेदानी कमज़ोर है, जिसे आपकी भाषा में कमज़ोर बोलते हैं, यानी कि उसका जो सर्विक्स है, जो उसका मुंह होता है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, और वो अपने आप खुलता है और बच्चा बाहर होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो हम यहाँ वही चीज़ पे बात करेंगे जो सबसे कॉमन है। तो अब कोई भी दंपति है जिसके बच्चे की सोनोग्राफी में पता चलता है कि उसमें धड़कन नहीं आई है, या धड़कन चली गई है, या कोई भी है कारण, तो उसमें आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन यानी कि बच्चा निकलवाने के लिए आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। तो कोई भी अबॉर्शन, कोई भी गर्भपात जो पहले 3 महीने के बाद करते हैं, उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बोलते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहाँ हो सकता है? क्या हर किसी डॉक्टर के यहाँ हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। इसके लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस होता है, जहाँ पे आपके पास, क्योंकि ज़्यादातर आप कहेंगे तो ये तो अबॉर्शन तो सब जगह होता है, किसी भी महिला विशेषज्ञ के पास जाएँ तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर अस्पतालों में जो लाइसेंस होता है वो पहले 3 महीने का होता है, क्योंकि 12 हफ्ते तक जो अबॉर्शन करना है वो लीगलाइज्ड है सरकार की तरफ से। और 12 हफ्ते के बाद अगर आपको अबॉर्शन कराना होता है तो वहाँ पे लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे 2 डॉक्टर की सलाह से ही ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करा जाता है। बगैर 2 डॉक्टरों के होने के बगैर ये अबॉर्शन नहीं करा जाता। अब किसी भी महिला के बच्चा ख़राब है और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, तो कोई डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए जो कि विशेषज्ञ हो। दूसरा, उस जगह पे लाइसेंस हो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करने का। तीसरा, वहाँ पे हर इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुविधाएं हो। तो कोई भी मरीज़ है, सपोज़ एक्स वाई जेड, जिसका चौथा महीने का अबॉर्शन है, या किसी भी कारणवश चौथे में बच्चा शांत हो गया है पेट में, तो ये कैसे करा जाता है? तो इसमें कुछ प्रमुख जाँचें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होगी कि खून की जाँच, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट है, हीमोग्लोबिन इम्पोर्टेंट है। कुछ ब्लीडिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बीटी, सीटी, पीटीटी, ये सारे देखना ज़रूरी होते हैं कि आपकी ब्लड प्रोफ़ाइल डिरेंज तो नहीं है। ये प्रमुख हैं। इसके अलावा एचआईवी, एचबीएस, वीडीआरएल, ये एक साइड के हैं जो हमेशा करने ही होते हैं। इसके अलावा अगर मरीज की थायराइड की जांच नहीं हो रखी है होती है, तो भी T3, T4, TSH करना ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी जांचें हैं जो हमें
किसी भी महिला को गर्भपात के लिए लेने के पहले जांच करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि मरीज़ को आपको एग्ज़ामिनेशन करना ज़रूरी है। मतलब मरीज़ के आप हाथ लगा के ये देखेंगे कि भाई नीचे से मुँह कितना टाइट है, खुला है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि महिला का ये पहले बच्चे में ही है ना गर्भपात हो गया हो। दूसरा ये हो सकता है कि या तो ये दूसरा तीसरा बच्चा हो महिला का। तो एक बार मरीज़ को देखना, स्वयं पीवी करना ज़रूरी होता है, पर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगी तो वो आपको पहले अंदर से चेक करेंगे, उसके बाद ही लें। फिर आता है सोनोग्राफ़ी। सोनोग्राफ़ी बिल्कुल ज़रूरी है, बगैर सोनोग्राफ़ी करे नहीं लिया जाता, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का एग्ज़ैक्ट ऐज कितनी है, कितने टाइम के बाद, क्योंकि हो सकता है वो 1 महीने पहले शांत हो गया हो सकता है कि वो 2 महीने पहले शांत हो गया हो। तो हमारे हिसाब से महीने तो शायद 5वाँ चल रहा हो, चौथा चल रहा हो, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि बच्चा हमारे गर्भ में पहले ही शांत हो रखा हो, इसलिए सोनोग्राफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके अलावा ये भी देखने में काम आता है कि बच्चा सड़ा तो नहीं है, बच्चा गल तो नहीं गया, खराब तो नहीं हुआ। तो स्पाल्डिंग साइन जैसी एक चीज़ होती है, तो वो ये बताती है कि हाँ, ये भई 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं खराब हुए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो खून की कुछ और जाँचें भी होना ज़रूरी होती हैं। अगर स्पाल्डिंग साइन मिलता है, यानी कि बच्चे की हड्डियाँ या बच्चे का आकार विकृत होता जा रहा है, अंदर भी डिफ़ॉर्म हो रहा है, तो हमें कुछ विशेष जाँचें करना होती हैं, क्योंकि इसमें डीआईसी होने की ये एक बहुत-बहुत ख़राब प्रॉब्लम होती है या कंडीशन होती है, जिसमें खून बहना शुरू हो जाता है और जमता नहीं है। तो ये सबसे इसका भयावह रूप होता है, तो इसलिए कभी भी मरीज़ को हाथ लगाने के पहले जाँचें ज़रूर कराएँ। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई फ़र्क पड़ता है। देखिए, हो सकता है आप में ना पड़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पड़ चुका है। आपको याद होगा ये क्या चीज़ होती है, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि खून में क्या होता है। डीआईसी बोलते हैं। और अगर आपको याद हो, स्मिता पाटिल जी जो हमारी एक हीरोइन थी, बहुत लायक हीरोइन हुआ करती थी, उनकी जो देहांत हुआ था वो डीआईसी के कारण हुआ था। बच्चा होने के तुरंत उपरांत उनको डीआईसी में चले गई थी वो। इसीलिए ये अगर किसी के भी गर्भ में बच्चा शांत होता है तो ये जांचें कुछ फिर बदल जाती हैं, अगर आपकी सोनोग्राफी में स्पाल्डिंग साइन आता है तो ये निहायत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको सोनोग्राफी से ये भी पता चलता है कि आपको आगे करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या-क्या विशेष सावधानियाँ रखनी है। उसके बाद अक्सर मरीज़ कहेंगे करते कैसे हैं और समय कितना लगेगा? देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन जो होता है वो आप जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन ने कहा था कि मरीज़ आया, अपन ने डायलेट करा सर्विक्स और अबॉर्शन कर दिया, ऐसे नहीं होता। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में मरीज़ आता है, कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं गर्भाशय में, जिससे मुख जो है गर्भाशय का वो खुलता है, नरम होता है। फिर कुछ बोतल में इंजेक्शन डालते हैं जिससे कि दर्द शुरू हो और वो बच्चा जैसी डिलीवरी होती है ऐसे बाहर आता है। भले ही वो बच्चा कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये उसी हिसाब से चलता है। उसके बाद इसमें जो कितना सुरक्षित है, तो ये काफ़ी सुरक्षित है। अगर आपके खून की जाँचें हो रखी हैं तो ये काफ़ी सेफ है और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ। इसमें अगर आपका डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है तो अचानक से जो भी परेशानी आएँगी वो सँभाल नहीं पाएँगे। तो क्वालिफाइड डॉक्टर इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक सही अस्पताल बिल्कुल ज़रूरी है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। हर इमरजेंसी से प्रॉब्लम को टैकल करने की प्रेमाइसेस में इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद दवा डाल दी, मुँह खुल गया, बोतल लगा दी, तो इसमें कम से कम 12 घंटे से 48 घंटे तक लग सकते हैं। अगर किसी का मुँह नरम है, सपोज़ उसका दूसरा तीसरा बच्चा है, पहले भी बच्चा निकाल चुके हैं किसी न किसी कारण से, तो वहाँ पे मुँह खोलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पहला बच्चा है और बच्चा खराब हो गया है तो उसको खोलने में ज़रूर समय लगेगा। तो ये समय 12 घंटे से 48 घंटे का हो सकता है। और अलग-अलग मरीज़ों पे दवा का अलग-अलग असर होता है, परंतु हो जाता है ये 48 घंटे तक में। तो बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद इंतज़ार आँवल का भी करना पड़ता है। सब चीज़ धीरे-धीरे चलती है और घाई-घाई नहीं करें, संतोष से बैठें। बहुत सारे लोग टाइम की वैल्यू देते हैं। देखिए, ये धीरे से चलता है क्योंकि आप दवा डाल रहे हो, आगे है ना प्रोसेस चलेगा, तो इसमें समय चाहिए, कुदरती की तरह होता है। उसके बाद अव्वल बाहर आ गई, मरीज़ बिल्कुल सही होता है। कई बार
सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर मरीज़ों में जो जो 5 महीने 6 महीने के हैं उनमें तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो चौथे महीने का है वहाँ पे सफाई करना पड़ सकती है। तो वो डॉक्टर साहब आपके बेहतर है ना डिसीजन लेंगे अगर सफाई की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, और अगर सफाई है करने की तो आपका क्योर अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ दवाएँ दी जाती हैं कि जिन्हें एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर होते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो, और आपका जो कारण है बच्चा शांत होने का, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप कौन-सा गर्भ-निरोधक यूज़ करिए क्या, क्योंकि है ना ज़्यादातर अगर कोई कारण है तो 6 महीने का आपको गर्भ प्रोटेक्शन या आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो अपने आप 6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें डरने का नहीं है कुछ भी, हो गया कोई बात नहीं। अगर किसी को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, यानी कि ये चीज़ 2 बार 3 बार हो चुकी है, तो मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूँगी कि है ना कैरियोटाइपिंग कराते हैं। जो बच्चा निकला उसके जो आनुवांशिक कारण ना हो, तो उसका कैरियोटाइपिंग उसके खून से कराने की आपके लिए बेहतर होगा कि आपको पता चल सके कि क्या कारण रहा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको दोबारा प्रेगनेंसी चाहिए, तो हमें दोबारा ऐसा ना हो, उसको भी ध्यान में रखना है। तो है ना कैरियोटाइपिंग अगर हो जाती है बच्चे की तो ये बेस्ट है। तो जो भी अबॉर्टस है उसकी कैरियोटाइपिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद एक प्रमुख जो सवाल आता है कि इसको हमारा अबॉर्शन हो गया, हमारे हाथ में वो छोटा-सा हमारा भ्रूण दे दिया गया, तो अब हम इसका क्या करें? तो देखिए अगर आप इसको नहीं है ना डिस्पोज कर सकते प्रॉपरली कानूनी तरीके से, तो फिर अस्पताल को दे दीजिए, वो कर देंगे। नहीं तो यूजुअली इसको किसी भी जगह प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करिए, शमशान में जाके जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं उसमें है ना गहरा गड्ढा खोद के है ना डालते हैं, क्योंकि है ना अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि कभी जानवर निकाल लेते हैं भ्रूण को, तो इधर उधर पड़ा मिलता है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसका विशेष ध्यान रखिए। प्रॉपर जो अंतिम संस्कार होता है प्रॉपर तरीके से करिए, तो हम उस अपने बच्चे के प्रति भी हमारी दया भावना या हमारा समर्पण दिखेगा। और मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि आपको ये सब चीज़ें देख के कहीं न कहीं कुछ समझ आई होगी और कारण को समझेंगे। और भी चीज़ों पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है किसी और पे देखना है, इससे लिंक्ड है, तो प्लीज़ देखिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे लिख दीजिए या फिर जो नंबर दिया है उस पे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी आपके लिए सदैव हाज़िर हैं हम लोग। अगले वीडियो दोबारा लेके आएँगे किसी और टॉपिक पे। नमस्कार, धन्यवाद।